पहला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको एक रियल टाइम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि अगर यही मिरर आपका इमेज बने तो उसमें आपका क्या टाइम दिखेगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मिरर में आपका क्या टाइम दिखेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रियल टाइम दिया गया है 9:27। तो जब अगर आपको ये बताना हो कि मिरर प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 11:60 से जो वो समय दिया रहा रियल टाइम उसी को माइनस कर देना, यानी कि 11:60 से 9:27 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका आंसर निकल के आएगा 2:33। यही आपका आंसर हो गया। मिरर प्रतिबिंब में समय इतना दिखाई देगा, यानी कि जो आपका रियल टाइम दिया रहे, अगर आपसे पूछा जाए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा तो आपको करना क्या है, 11:60 से उस रियल टाइम को माइनस कर देना है। जो आपका निकल के आएगा वही आपका दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का है, यानी आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें से एक संख्या आपकी मिस है यानी लुप्त है, उस संख्या को आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आपको कैसे करना होगा, आपको देखना होगा कि अंकों में क्या रिलेशन बन रहा है, उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी ये 2 का 2 गुना है। ठीक है, तो अगर हम 4 का भी 2 गुना कर दें तो क्या 27 होगा? नहीं, यानी ये रिलेशन तो नहीं है। फिर कोई और रिलेशन है, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर देखते हैं, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4, यानी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। तो 4 के बाद +1 करें तो 8 तो नहीं होगा, यानी ये भी रिलेशन नहीं है। तो आपको ये मैं करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको रिलेशन ढूंढते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है, इसके सामने 8 है, यानी कि 2 का ये क्यूब किया गया है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 बनेगा। यहाँ पे 3 है, 3 के सामने क्या 27, यानी ये 3 का क्यूब है। क्लियर है? यहाँ पे 4 है, तो 4 के आगे भी अगर हम 4 का क्यूब कर दे तो यहाँ पे कितना बनेगा 64। क्लियर है? तो 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो आंसर क्या हो गया हमारा 64। तो इस तरीके से आपको रिलेशन ढूंढना है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, अगर 4 को 61 लिखा गया है तो 5 को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जो रिलेशन इन दोनों में होता है वही रिलेशन इन दोनों में भी होगा। तो अगर हम यहां देखें, ये 4 है, यहां पे 61 लिखा गया है, तो हमें पता है अगर हम 4 का क्यूब करें तो कितना बनता है 64। अगर उसमें 3 माइनस करें तो कितना आएगा 61। क्या अगर हम ये नियम यहां लगा के देखें तो क्या कोई ऑप्शन में आ रहा है? तो अगर हम 5 का क्यूब करें तो कितना होता है 125। अगर हम उसमें 3 माइनस करें तो कितना होगा 122। क्या कोई ऑप्शन में है? नहीं, यानी ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। फिर क्या है, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना बनता है 16। अगर इसको हम पलट के लिख दे तो कितना बनेगा 61। वही हम अगर यहां लगा दे, 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 25। इसको पलट के लिख दे कितना होगा 52। क्या ऑप्शन में कोई है? बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 52। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक संख्या आपको मिस है, वो संख्या आपको पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे देखिए 3 है, यहां पे 2 है, तो अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 6। ओके, क्या यही नियम इसमें लग रहा है? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन रहा है 36। बिल्कुल इन दोनों में तो लग रहा है, तो यही नियम हम यहां पे लगा के देखते हैं। तो अगर 18 और 12 को गुणा करें तो कितना बनेगा 18 गुणे में 12, तो 12 8 96, 6 9 12 करने में 12, 8 20 21, 216। क्या कोई ऑप्शन में 216 है? नहीं, यानी ये नियम तो नहीं है। फिर क्या है वो हम यहां पे देखते हैं और सोचते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, यहां पे 2 है, यहां पे 18 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 36। ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 12 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 36। ठीक है, यहां पे 9 है, यहां पे 4 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 36। यानी कि किसी भी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करने पे बीच वाली संख्या रहे, तो सेम इसमें भी वही लगना चाहिए। यहां पे 6 है तो यहां पे
क्या संख्या लिख के मल्टीप्लाई करें तो 36 बनेगा? तो यहां पे अगर हम 6 फिल कर दे तो 6 6 जा 36, यानी यहां पे क्या भरा जाना चाहिए? 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 6। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 6। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, वहां से एक आदमी चलना शुरू करता है, ठीक है, और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है, उत्तर की ओर गया। आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन, इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर उत्तर की तरफ गया, ठीक है, यानी 12 किलोमीटर किधर गया भाई? उत्तर की तरफ गया, ओके। वह 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर गया, ठीक है, वह 90 डिग्री बाएं घुमा। तो अगर ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो बायां इधर होगा, यानी कि इधर घुमा 90 डिग्री पे, ठीक है, कुछ दूर चला, कितना दूर चला ये आपको नहीं बताया। आगे बोल रहा है, यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है? 13 किलोमीटर, यानी इसकी प्रारंभिक स्थान ये है, अंतिम स्थान ये है, इसके बीच की जो दूरी इसको मिली वो कितना हुआ है? 13 किलोमीटर। तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला था? यानी उत्तर से जो ये घूमा था, ये घूमने के बाद यहां तक आने में कितना किलोमीटर चला था, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया आधार। आपने पाइथागोरस पढ़ने में पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये होगा 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अगर हम इसको x मान लें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, क्लियर है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर बराबर ये हो गया 169 माइनस में 144, x का स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो x बराबर क्या हो गया आपका? 5, यानी ये यहाँ पे 5 किलोमीटर चला है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 5 किलोमीटर। वैसे आपको एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आपको याद रखना, पाइथागोरन ट्रिपलेट, कि 5 12 13, ये ट्रिपलेट है, तीनों एक साथ ही आते हैं। तो आपको डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, इधर ये 13 हुआ, ये 12 हुआ, तो कितना होगा? 5। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 5, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो उसी कोड में ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते हैं हम आपको समझाते हैं। तो देखिए LUTE को क्या लिखा गया है? MUTE ये लिखा गया है। FATE को क्या लिखा गया है? GATE, क्लियर है। आपसे पूछा गया है BLUE को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे L से M हुआ, यानी +1 हुआ, बाकी U सेम, E सेम, E सेम, क्लियर है। इसमें अगर हम देखें तो F के बाद क्या आया? G, यानी +1 हुआ है, बाकी A सेम, T सेम, E सेम, ठीक है, यानी एक अक्षर में +1 हुआ, बाकी सारे अक्षर सेम है। तो हम सेम यही मेथड यहां लगा देंगे। तो B में हम +1 कर देंगे तो क्या आएगा? C, बाकी सेम आपको उतार देना है, ठीक है। L को L, U को U, E को E। तो आंसर क्या हो गया हमारा? CLUE। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? A। इस तरीके से आपको करना है। देखिए ये मैं सिर्फ आपको करने के लिए बता, एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहां से आ जाना चाहिए। L के बाद क्या है? M, बाकी सेम है। F के बाद क्या है? G, बाकी सेम है। तो B के बाद क्या आएगा? C, बाकी सेम उतार देंगे। तो डायरेक्ट आंसर आपको मारना है, आपको ऐसा लिख के नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बताया हूं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए सेलॉक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सभी बेंच मेज हैं, तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी बेंच क्या है जी? मेज है। सभी बेंच क्या है? मेज है, क्लियर है। दूसरा कह रहा है कोई मेज कुर्सी नहीं है, यानी कोई मेज कुर्सी नहीं है। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है सभी बेंच कुर्सी है। अब ये कह रहा है सभी बेंच कुर्सी है। देखिए बेंच यहां है और कुर्सी यहां, क्या तो कोई बेंच कुर्सी है? बिल्कुल भी नहीं है। और ये कह रहा है सभी बेंच कुर्सी है, यानी ये आपका निष्कर्ष 1 गलत हुआ। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी मेज बेंच है, सभी मेज बेंच है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा यहां से यहां तक लेके क्या है? मेज है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा क्या है? मेज है।
अब ये कह रहा है सभी मेज बेंच है, तो क्या सभी मेज बेंच है? नहीं, इतने मेज में से सिर्फ इतना जो है पार्ट है यही सिर्फ बेंच है, बाकी ये जो पार्ट बच गया ये सब बेंच नहीं है। यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी क्या हुआ? गलत हुआ। तीसरा कह रहा है कोई मेज बेंच नहीं है, कोई मेज बेंच नहीं है। तो आप यहां पे देखिए कोई मेज बेंच नहीं है। अब ये हमारा पूरा मेज है, पूरे मेज में से इतना जो पार्ट है ये पार्ट क्या बेंच है कि नहीं है? बिल्कुल है। और यहां कह रहा कोई मेज बेंच नहीं है, जबकि इसमें इतने मेज में से इतना पार्ट क्या बेंच है। यानी कि तीसरा भी कॉन्सेप्ट क्या हुआ? निष्कर्ष क्या हुआ? गलत हुआ। अब चौथा हम देखते हैं, कह रहा है कोई बेंच कुर्सी नहीं है, कोई बेंच कुर्सी नहीं है, बिल्कुल सही। यानी चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि केवल चौथा कंक्लूजन क्या करता है? फॉलो करता है। यानी आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा सीरीज का है और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है, 5, 5 के बाद क्या है? 9, 9 के बाद 19, 19 के बाद 37। तो अगर हम देखें तो 2 के बाद क्या है? 5 यानी +3 हुआ, 5 के बाद आया 9 यानी +4 हुआ, 9 के बाद क्या? 19 यानी कि +10 हुआ। तो कुछ सीरीज बन रहा है? नहीं, यानी ऐसा तो नहीं है। और कुछ सोचते हैं क्या यहाँ पे? देखिए अगर हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस में 1 कर दें तो 5 बनेगा, बिल्कुल सही। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस में 1 कर दें तो 9 बनेगा, बिल्कुल सही। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस में 1 कर दें तो 19 बनेगा, बिल्कुल सही। अगर हम 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दें तो 37 बनेगा, बिल्कुल सही। देखिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक बार +1, दूसरी बार 2 से मल्टीप्लाई -1, यही हमारा सीरीज है। तो सेम इसमें भी कर देते हैं, यानी 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखिए -1 हुआ था, आपकी बार क्या करेंगे? +1। अब देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 14, 4 1 2 3 6 74, प्लस में 1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 75। तो कितना हो गया? 75 हो गया आंसर। इस तरह से आपसे सोचना और आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई घेरा बना लेते हैं हम लोग। इसमें 6 मित्र बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ताश खेल रहे हैं, यानी उनका फेस क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? ओके, क्या कह रहा है आपका स्टेटमेंट? कैनी डैनी के बाईं ओर है। ये कितना बाईं ओर है ये नहीं बताया, यानी कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे लिख के कहीं साइड में रख लेते हैं। तो कैनी जो है वो डैनी के बाईं ओर है, हमने लिख के साइड में रख लिया। अगला आपका स्टेटमेंट कह रहा है बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, यानी बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है जी? माइकल है। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, हमने लिख के रख लिया। डेफिनेट नहीं है इसलिए हमने साइड में लिख के रख लिया। अगला क्या कह रहा है आपका स्टेटमेंट? कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है, यानी कैनी और बॉबी के बीच में कौन है जी? रोजर। या तो ऐसा हो सकता है या आपका ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? अगला क्या कह रहा है? माइकल के दाईं ओर कौन है, यानी कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें कोई एक पकड़ के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको उठा लेंगे इस स्टेटमेंट को कि कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो अगर डैनी यहाँ है तो कैनी इसके बाईं ओर है, यानी कहीं यहाँ होगा। एक बार हम करके देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि कैनी और बॉबी के बीच में कौन है जी? रोजर है। कैनी और बॉबी के बीच में कौन है? रोजर है। तो कैनी और बॉबी के बीच में कौन है जी? रोजर है। ठीक है, रोजर है। कैनी और बॉबी के बीच में कौन है? रोजर है, यानी ये हो गया। और यहां में बोला गया है कि बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। तो बॉबी यहां है, अगर हम जॉनी यहां भरेंगे तो माइकल यहां आ जाएगा, यानी 6 के 6 फ्रेंड बैठ गए। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो माइकल यहां है। तो माइकल के दाहिने कौन बैठा है? तो माइकल के दाएं कौन बैठा है जी? ये दायां। अगर फेस अंदर की तरफ होगा तो दायां इधर होगा और आपका बायां इधर होगा। तो दाएं में कौन बैठा है? बी, यानी बॉबी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सीरीज का है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 49,
यहाँ पे 64, यहाँ पे 100, यहाँ पे 121। तो ये हमें देखते ही पता चल रहा है 49, यानी ये 7 का स्क्वायर है। क्लियर है। 64 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 7 8, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर भरेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो आंसर क्या हो गया हमारा 81। इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 81। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों के युग्म को छांटना है। यानी जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 ऑप्शन किसी तरीके से समान है, आपका कोई एक ऑप्शन अलग है, उसको आपको छांटना है। तो देखते हैं क्या 3 में समानता है और कौन सा अलग है और कैसे। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं A है, यहाँ पे D है, यानी +3 हुआ है। यहाँ पे D के बाद G आया यानी +3 हुआ है। O के बाद R आया +3, R के बाद U आया +3। क्लियर है। H के बाद K आया +3, K के बाद N आया +3। यहाँ पे देख रहे हैं B के बाद D आया +2 और D के बाद F आया +2। देखिए इन तीनों में +3 हो रहा है, सिर्फ इसमें +2 हुआ है। यानी कि आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, यानी जो डी ऑप्शन है वो इन तीनों से क्या है अलग है। ठीक है।